नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास भी है। बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी से बड़ा झटका मिला है। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने प्रस्ताव नहीं माना, यह भी ममता बनर्जी ने कहा है। तो देखिए, ममता बनर्जी से जब सवाल पूछा गया पत्रकारों की ओर से तो उन्होंने अब ये साफ साफ दो टूक कह दिया है कि 2024 का चुनाव टीएमसी अकेले लड़ेगी। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। तो भरोसे का अभाव, भरोसे की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर आप ममता बनर्जी के बयान पर गौर करेंगे तो साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजर रही है, लेकिन इस यात्रा के लिए कोई कम्युनिकेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को जोर का झटका लगा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने टीएमसी का प्रस्ताव नहीं माना, लिहाजा बात नहीं बनी और बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया गया है। खास बात यह है कि ममता बनर्जी के इस फैसले से एक दिन पहले कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को अवसरवादी नेता कह चुके थे। ममता ने गठबंधन में वाम दलों को तरजीह देने का विरोध किया था, जिसके बाद कांग्रेस और टीएमसी के बीच तल्खी बढ़ गई थी। अब ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव में जाने का फैसला ले लिया है। और वहीं इंडिया फ्रंट में पहली फूट टूट होने के बाद विपक्षी गठबंधन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के बाद भी इंडिया फ्रंट के लिए सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्थानीय नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं है, तो पीएम फेस कौन होगा, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। विपक्ष के करीब 27 दलों की एकजुटता भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हर राज्य में इंडिया फ्रंट के घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं, तो गठबंधन के लिए साझा मुद्दे और प्रोग्राम बनाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। तो कुल मिलाकर कई बड़ी चुनौतियां सामने नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी ने कल क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। आमोद राय पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर दत्ता का भी हम रुख करेंगे, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे। आमोद, कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने यह तो क्लियर कर ही दिया है कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच भरोसे की, विश्वास की जबरदस्त कमी है, और दूसरा कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो ये तो अपने आप में इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है ही। निश्चित तौर पे देखिए, बीजेपी ने जो अभी ट्वीट किया है, बीजेपी की तरफ से जो बंगाल के को इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा है कि ये डेथ इन द नेल है, और उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के लिए डेथ इन द नेल है, क्योंकि उनका ये मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि वहाँ पे अलायंस जो है वो इसलिए ज़रूरी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसलिए अलायंस में जाना चाहती थी क्योंकि मुस्लिम वोटों का स्प्लिट ना हो। 35 से ज़्यादा % वहाँ पे है मुस्लिम वोटों का, उसमें दरार ना आए, उसमें कहीं खाई ना आए, इसके लिए इंडिया अलायंस को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की वहाँ आवश्यकता थी। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी ये स्टेप उठाती हैं कि अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं अविश्वास है, और उनको ये बात पहले से भी भरोसा है, जैसा कि अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा है
कि ममता बनर्जी को ऐसा लगता था कि उनको इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाया जाएगा या फेस के तौर पे पूरे देश में घुमाया जाएगा और पेश किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद से ही वो लगातार परेशान थी। तो कुल मिलाकर ये गठबंधन अगर टूटता है तो निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा झटका है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीएमसी अभी सिर्फ पहली ही पार्टी, आगे और भी पार्टियां इसी मतभेद की वजह से किनारा कर सकती है, ये भी संभावना है। आमोद हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, कांग्रेस से हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसे लेकर के वो लगातार बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कि सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। कांग्रेस ने हमारे सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ममता बनर्जी ने कहा सीट बंटवारे पर जल्द नतीजा आएगा और कहा यह भी जा रहा है कि लगातार इस तरीके की बयानबाजी ममता बनर्जी की ओर से हो रही है। इंडिया में टूट, ये है एक बड़ा सवाल और इंडिया अलायंस को इसी के साथ एक बड़ा झटका लगा। देखिए अब राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने क्या कहा है इस मुद्दे पर, ये एक करके आपको बताते हैं। ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस ने हमारे सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए, तो राहुल गांधी का कहना है कि सीट बंटवारे पर जल्द ही नतीजा सबके सामने आ जाएगा। वहीं ममता बनर्जी से इंडिया अलायंस को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे और राहुल गांधी ने कहा इस मुद्दे पर कमेंट नहीं करना चाहता। तो इस तरीके की तकरार बयानबाजी के जरिए ममता बनर्जी कहती हैं राष्ट्रीय स्तर पर फैसला चुनाव के बाद होगा और राहुल गांधी कहते हैं ममता जी से मेरा पार्टी का अच्छा रिश्ता रहा है। तो आखिर क्या वजह रही टूट की? बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे, ममता बनर्जी का कहना है और राहुल गांधी कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा मतभेद होता रहता है। यानी कि ममता बनर्जी को लेकर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने मतभेदों को स्वीकारा है और कहा है कि यह थोड़ा मतभेद है जो कि होता रहता है। और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने बोला है हमला। ममता बनर्जी का फैसला हताशा का संकेत है, यह कहा गया है। ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जमीन खोती जा रही हैं। विपक्षी गठबंधन खत्म होने की घंटी बज चुकी है, बीजेपी का बड़ा बयान। और अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के अलग होने पर आम आदमी पार्टी का बयान। पश्चिम बंगाल का मामला पेचीदा है। सौरभ भारद्वाज ने कहा अधीर रंजन को कुछ दिन चुप रहना चाहिए। अधीर रंजन के विवादित बयानों से परेशानी हो रही है, सभी मतभेद सुलझने का भरोसा है। सौरभ भारद्वाज की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से यह बयान आया है। देखिए बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को कुछ दिन जो है अपने आप को इस सब बयानों से, खासकर जो विवादास्पद बयान वो अक्सर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विषय में देते रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं कि जब जब कोई पॉजिटिव बातचीत होती है, अधीर रंजन चौधरी साहब की तरफ से कोई बयान इस तरीके का आता है, ये सब बयानों से नुकसान होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक के सभी दल जो हैं आपस में सीट शेयरिंग कर लेंगे और सब लोग जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ममता बनर्जी के ऐलान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, नाराजगी है तो इसे दूर भी किया जाएगा, गठबंधन में सब एक हैं, ये कहा है मनोज झा ने, आरजेडी सांसद। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना, बस। बीजेपी अब कहने लगी है कि गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं। राजनीति रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द पे बात होनी चाहिए, असमान आय वितरण पे बात होना चाहिए। आप चारों में कोई भी चीज बता दीजिए जो मोदी जी की पार्टी के लोग बोलते हो।
तो मनोज झा को आपने सुना और हमारे साथ इस वक्त रुपेश कुमार पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना पहले लिए चलेंगे आपको। रुपेश हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, पश्चिम बंगाल में तो देखिए मामला खटाई में पड़ता हुआ अब सीधे नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। बिहार का जहां तक सवाल है, बिहार में इंडिया गठबंधन सही सलामत नजर आ रहा है क्या? क्योंकि कहानियां, किस्से तो बिहार के बारे में भी बहुत चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मामला बहुत कुछ यहाँ भी खटाई में ही पड़ा हुआ है। सीट शेयरिंग का मामला खटाई में पड़ा हुआ है। कई सीटें ऐसी हैं जहाँ जेडीयू कांग्रेस की आपस में जीत है, जहाँ जेडीयू और आरजेडी के बीच आपस में कई सीटों को लेकर के खींचतान है। लेकिन ममता बनर्जी अगर गठबंधन से बाहर जाती हैं या अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करती हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए जितना बड़ा झटका है, नीतीश कुमार के लिए भी उतना ही बड़ा झटका है। क्योंकि ये पूरी कवायद, ये पूरी कोशिश, ये पूरा आगाज़ नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार हर राज्य में विपक्ष के हर बड़े नेताओं से मिले और उसके बाद से पटना में पहली बैठक हुई 23 जून को, और तब सबने कहा कि ये संभव है भारतीय जनता पार्टी को हराना। लेकिन अब अगर एक एक कर अगर एक माला बनी और उस माला से अगर कड़ियाँ छिटकती हैं और नीतीश कुमार को ये भरोसा होता है कि इंडिया गठबंधन के शायद अब बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन कमज़ोर होगा उसके भविष्य पर अगर ग्रहण लगेगा, और नीतीश कुमार अगर कुछ तैयारियां कर रहे हैं या उनके गठबंधन में, उनके दल में कुछ एक ऐसा धड़ा है जिसको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, और वो अगर अपनी राजनीति इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं कि उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। 16 सांसद क्या राजद के साथ या इंडिया गठबंधन में रहते हुए क्या नीतीश कुमार 2024 में 16 सांसद उनके हो पाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है रुपेश जो आप बता रहे हैं। अब जरा पश्चिम बंगाल का भी रुख कर लेते हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, क्या कोई गुंजाइश बची हुई है क्या कि ममता बनर्जी मान जाए? बयान तो उन्होंने दे दिया कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ लेगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार मनाते हैं या इस इंडिया अलायंस के कोई एक सीनियर लीडर मनाते हैं तो ममता बनर्जी मान सकती है क्या? क्योंकि राहुल गांधी ने कोई भी कॉमेंट नहीं किया है। देखिए, यहाँ पे मैं साफ कर देना चाहता हूँ, ममता बनर्जी शुरू से ये कह रहा है कि बातचीत करेंगे तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा न्योता ममता बनर्जी के पास फिर से आता है समझौते के लिए या तो फिर उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए, तभी कुछ हो सकता है, बाकी किसी का कहने से नहीं होगा। क्योंकि ममता बनर्जी को हम लोग जैसे जानते हैं वो जिद्दी है और वो पहले अपना नेगोशिएशन का दरवाज़ा खोल के रखा था, लेकिन उनका ये कहना है कि कांग्रेस के तरफ से ये नेगोशिएशन को खारिज कर दिया गया और अधीर चौधरी का रोल लेके ममता बनर्जी काफ़ी खफा है। इसका कारण ये है अधीर चौधरी और प्रदेश कांग्रेस ने लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल से आवाज़ उठाया है और उन्होंने ये कहा था कि हम अकेले लड़ेंगे। अब पश्चिम बंगाल में जहां कांग्रेस के कोई सीट्स नहीं है वहां पे 10-11 सीट मांगा जाए तो ये जाहिर सी बात है। लेकिन रविशंकर, आप देखिए ना, नाराजगी ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर भी जताई है कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उन्हें कानो कान खबर नहीं है, उनको कुछ बताया ही नहीं गया जल्दी से। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी ने इसका जिक्र किया है कि वो लोग अगर रैली कर रहे हैं, अगर वो इंडिया के शामिल हैं, इंडिया में है, तो उनको बताना चाहिए था, न्योता देना चाहिए था कि भाई आप आइए, इंडिया का जो यहाँ पे जो नया यात्रा हो रहा है उसमें आइए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ से है कि ये नया यात्रा कांग्रेस वहीं से करना चाहता था, प्रदीप चौधरी वहीं से करना चाहता था जहाँ जहाँ तृणमूल का मतलब घाटी है। इसका कारण ये है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो घोटाला कांग्रेस कह रहा है बार बार के घोटाले हुए हैं, कांग्रेस उसको सामने लाना, प्रदेश कांग्रेस और राहुल गांधी उसको नहीं लाना चाहता है। इसको लेके कश्मकश चल रहा है। ठीक है, आमोद राय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आमोद, भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को कैसे देख रही है? क्या इसे फायदेमंद स्थिति मान रही है फिलहाल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी? हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा यह गया कि भाई ममता बनर्जी को गठबंधन का चेहरा नहीं बनाया गया, अब उनकी नाराजगी सामने आ रही। देखिए, निश्चित तौर पे त्वरित टिप्पणी अमित मालवीय का वही है जो आपने कहा, लेकिन बीजेपी के अंदर की अगर बात करें तो बीजेपी अभी बहुत ठोक ठिठाके इस पूरे मुद्दे पर अपना रुख साफ करना चाहती है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये कहीं नेगोशिएशन टैक्टिक्स तो नहीं है या आपसी एक दिखावे के लिए विरोध तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को ये बात मालूम है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन के घटक दल बंगाल में अलग होंगे, निश्चित तौर पर बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। बीजेपी ऐसा मानती है। पिछली बार बीजेपी को 27% वोट मिला था बंगाल में और 18 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी अगर ये गठबंधन टूट जाता है तो ज़्यादा स्टेक
क्लेम करेगी, बीजेपी ज़्यादा जी। अपना सीट लाने की स्थिति में बनेगी। बीजेपी का ऐसा मानना है। बीजेपी 2 दिन पहले से ऐसा बोल रही है कि बीजेपी को 25 से ज़्यादा सीटें इस बार बंगाल में आ सकती हैं और उसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रही है। तो हिंदू वोटों का जहां ध्रुवीकरण उसके पक्ष में होगा, मुस्लिम वोट अगर स्प्लिट होता है तो निश्चित तौर पे बीजेपी को फायदा होगा और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को नुकसान ठीक होगा, है, रुपेश। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो टीएमसी हो। रुपेश, एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने अगुवा बनकर के सभी विपक्षी दलों को एक साथ लेकर के ये अलायंस तो बना दिया, लेकिन जिस तरीके के मतभेद सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ रहे हैं, इन मतभेदों को दूर कैसे करेंगे नीतीश कुमार, या फिर इंडिया अलायंस में शामिल अलग अलग विपक्षी दल? एकजुटता की भारी कमी है। देखिए, बिल्कुल एकजुटता की जो कमी है और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार यहाँ पर मामला फंसा हुआ है, पेचीदा है। और इन पेचीदा गलियों से बाहर अगर निकल भी जाते हैं तो नीतीश कुमार को या नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर एक दो धड़ा है, उसको बहुत ज़्यादा मुफीद ये लग रहा है कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक बड़े बदलाव हों और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। उसकी तैयारी जो राजनीतिक जो संकेत दे रही है उसमें भी वो संकेत सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब ज़्यादा मुफीद लग रहा है कि वो आगे, चाहे वो 2024 की लड़ाई हो या फिर 2025 में जो इंडिया गठबंधन के अंदर है या फिर राजद और जेडीयू के बीच है, जो तमाम तरह के दबाव हैं, उन दबावों के बीच नीतीश कुमार ने जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई है, कैबिनेट के बैठक पोस्टपोन किए जा रहे हैं, तमाम तरह के ऐसे संकेत हैं, तमाम तरह के ऐसे सूत्र हैं जो नीतीश कुमार जो 16 सांसद हैं वो किस समीकरण में 16 सांसद जीत कर आए थे, उन 16 सांसदों को, उनके विधायकों को ये लगने लगा है कि किस गठबंधन में उनका भविष्य सुरक्षित है या नीतीश को। जी, लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है। रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और फिर यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। इनविटेशन आप दे सकते हैं प्रेस को? नहीं, मैं नहीं दिया हूँ, मेरे स्तर पर नहीं दिया जाता है। कांग्रेस को कोई इनविटेशन नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। अगर कोई लिखित में इनविटेशन है मैं उसकी कॉपी मांगकर आपको दे सकता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि 3-4 बार खरगे जी ने खुद अपने भाषणों में कहा है कि सभी इंडिया पार्टी को हम निमंत्रण दे रहे हैं और उन्होंने सभी इंडिया पार्टियों के नेताओं से बात की है। तो मैं नहीं जानता हूं किस संदर्भ में ममता जी ने ये कहा है, पर मैंने ये भी देखा है कि अंत में ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य बनता है और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। इसी भावना के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल कूच बिहार में प्रवेश कर रही है। और कोई सवाल? पाखंडी का नमूना है जो इन्होंने कहा है। मरणोपरांत भारत रत्न 1988 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था
और 28 साल बाद नहीं, 28 नहीं, 36 साल बाद। तो ममता बनर्जी को न्याय यात्रा का निमंत्रण गया था। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात कही गई है जयराम रमेश की तरफ से, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन का बहुत महत्वपूर्ण घटक दल है टीएमसी, ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के बिना हम इंडिया गठबंधन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, उसका अस्तित्व क्या होगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है और यह बताया गया है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का बहुत अहम हिस्सा है, उनके बिना गठबंधन का तस्वुर नहीं किया जा सकता। बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है और ममता बनर्जी से बात करके उन्हें मना लिया जाएगा। इस बीच राहुल गांधी असम के बारपेटा में हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। तस्वीरें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 11वें दिन की है। आज असम के बारपेटा में राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम उन्हें डराना चाहते हैं, मगर वो डरने वाले नहीं। पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता, मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो। लो। एफआईआर दर्ज होने के बाद टीवी9 पर भी राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। सुनिए, एफआईआर दर्ज होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए। राहुल जी, आपके खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई असम में। भैया एक एफआईआर थोड़ी है, तो लिस्ट लगी हुई है, अब 28 केसेस हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं? वो तो होंगे ही होंगे, आप डरे हुए हैं भैया, वो डरे हुए हैं। अब और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को चुनौती दी है। एफआईआर दर्ज होने को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की हिम्मत किसी में नहीं। बारपेटा असम में राहुल गांधी कैंप साइट पर मौजूद हैं। राहुल गांधी और तमाम नेताओं पर गुवाहाटी में जो हंगामा हुआ बॉर्डर पर, उसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की अहम प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रहे। सुप्रिया जी, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, केसी वेणुगोपाल, तमाम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है ये हेमंत बिस्व शर्मा जो अपने दिल्ली के आकाओं के नाम पर कूद रहे हैं, उनकी बौखलाहट है, उनकी घबराहट है, डर है, क्योंकि जनता राहुल गांधी के साथ उठ खड़ी हुई है। जिस तरह से अवमानना की गई है लोकतंत्र की, जिस तरह से रोका गया है बोलने के लिए राहुल गांधी जी को या जाने के लिए, जहां पर बाकी अन्य लोग गए, ये बौखलाहट के सिवा कुछ पहले भी कह चुके कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा की इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि असम की जनता हमारे साथ है। सीधे सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, इसलिए ये एक्शन हो रहा है। ये उन्होंने कहा है हेमंत बिस्व शर्मा की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार कर ले। कैंप साइट असम बारपेटा से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, टीवी9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, राशन घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर एक बार फिर से ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। बंगाल के राशन घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए शाहजहां शेख के घर पहुंची रेड के लिए, वहां छापेमारी की गई। 19 दिन बाद ईडी की फिर से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और 19 दिनों से टीएमसी नेता शाहजहां शेख लापता है, अंडरग्राउंड है, पता नहीं है कि वो कहां है। और केंद्रीय बल के जवानों के साथ ईडी की टीम पहुंची थी, जहां दबिश दी गई घर में और घर के अंदर घुस करके छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल में हुए राशन घोटाले में ईडी ने नॉर्थ 24 परगना के संदेशखाली इलाके में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर आज फिर छापेमारी की। छापे के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बल के 125 जवान और वेस्ट बंगाल पुलिस के 35 जवान तैनात रहे। शेख शाहजहां पिछले 19 दिनों से फरार है। शाहजहां शेख राशन घोटाले के आरोपी मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी बताया जाता है। ये उत्तर 24 परगना जिला परिषद के पदाधिकारी भी हैं। शाहजहां शेख पहले नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके हैं। संदेशखाली इलाके में शाहजहां शेख का काफी प्रभाव है। 2011 में ये टीएमसी में शामिल हुआ और उससे पहले सीपीएम के कार्यकर्ता थे। इससे पहले ईडी ने 5 जनवरी को मामले में राज्य के 15 ठिकानों पर रेड की। एक टीम नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में शेख शाहजहां और शंकर अधे के घर पर जा रही थी और इसी दौरान टीएमसी समर्थकों ने घेराव किया और हमला बोल दिया।
और एक और अहम खबर है ईडी के एक्शन से जुड़ी। ईडी दफ्तर में रोहित पवार से पूछताछ लगातार जारी है। एमएससी बैंक घोटाला केस में उनसे पूछताछ चल रही है और बाहर मौजूद हैं एनसीपी शरद पवार गुट के तमाम कार्यकर्ता और वो लगातार ईडी के एक्शन के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। एमएससी बैंक घोटाले के मामले में मुंबई के ईडी दफ्तर में शरद पवार के रिश्तेदार रोहित पवार से पूछताछ जारी है। ईडी ऑफिस के बाहर एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईडी के सामने पेश होने से पहले रोहित पवार ने मीडिया से कहा कि अगर ये राजनीति है, उन्होंने गलत शख्स के साथ प्रयोग किया है। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है, तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा। देखो, ऐसे लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे शायद अरेस्ट भी हो सके। मैंने गलत तो कुछ किया नहीं। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि दबाव में आने का कोई सवाल ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस के दबाव में आने की, एक तो दबाव किस बात का, अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो दबाव किस बात का। दबाव लेते हैं या दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ किया ही नहीं है गलत, तो फिर दबाव किस बात का। मैम और बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिया है और भोपाल में उन्होंने ईवीएम का डेमो भी कराया है और लगातार ईवीएम को लेकर के वो सवाल उठाते रहे। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने कहा ईवीएम से वोट प्रभावित हो सकते हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने ईवीएम का डेमो कराया। ईवीएम का सॉफ्टवेयर वोट को प्रभावित कर सकता है, सॉफ्टवेयर ही तय करता है सरकार, ये दिग्विजय सिंह का आरोप है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने भोपाल में कहा कि ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी। जब से सॉफ्टवेयर आया है हमारे उपयोग में, उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया किसी भी मशीन में, तो वो सॉफ्टवेयर की बात लैपटॉप और कंप्यूटर मानेगा, मशीन मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। दिग्विजय सिंह के मुताबिक ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही सॉफ्टवेयर तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। तो दिग्विजय सिंह इस देश में पूरी चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। कहा गया है कि 40% वोटों में हेराफेरी मुमकिन है। आज भोपाल में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो दिया गया। दिग्विजय सिंह ने आईआईटी दिल्ली के अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डेमो दिलाया। लोकतंत्र बचाना है, हम सबको मिलकर बैलेट पेपर लाना है। तरबूज केला को दिया वोट, केला छप गया। अभी फिर से मैं केले को वोट आपके नजर के सामने रखता हूँ, दबाता हूँ बटन, तो देखना कौन सी पर्ची आती है, क्या होता है और क्या दिखता है। फिर से मैं दूसरी बार केले को वोट देता हूँ। ये खेल बहुत जादुई चिराग है हमारे देश के। देखो, लाइट होने के बाद केला दिखा, वही केला देखा जो पहली बार छपा था। अभी लाइट बंद हो गई, बाद में क्या होता है वो देखो। ये भारत के, हिंदुस्तान के मतदाताओं को मालूम नहीं चलता, एक पल छप गया। बस ये सॉफ्टवेयर की कमाल है। आईआईटीएन अतुल पटेल ने दावा किया कि ईवीएम में लगे सॉफ्टवेयर से मशीन खुद काम करेगी, आपके हिसाब से ऑपरेट नहीं करेगी। वोटिंग के वक्त धांधली संभव है। इधर बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने को लेकर सभी बड़ी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर के लगातार सियासी पार्टियों में होड़ मची हुई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ ही बिहार में अति पिछड़ों का हमदर्द बनने की होड़ शुरू हो गई। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू कार्यक्रम कर रही हैं।
बीजेपी का आरोप है कि मिलर स्कूल ग्राउंड बीजेपी ने बुक कराया था, लेकिन उसे ये जगह नहीं दी गई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने सरकार के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। ये मजाक बनाए हुए नीतीश कुमार जी, और आज खाली करने का समय था, आज तक खाली नहीं किया। यही है गुंडागर्दी। मैं तो बार बार कहता हूँ, बिहार के लोकतंत्र के लिए मजाक बनाया है नीतीश कुमार जी। कार्यक्रम के लिए जगह न मिलने के बाद बीजेपी के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। ऐन वक्त पर उस ग्राउंड को जेडीयू ने ही एक तरह से इंगेज कर रखा है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर ही कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाएगी। बैठने की जो व्यवस्था है, जो मंच की व्यवस्था है, ये सब कुछ सड़क पर ही, यानी कि जो क्रेडिट की जंग थी अब वो जगह और जमीन की भी जंग बन चुकी है। और कर्पूरी ठाकुर की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने वालों में दो नेताओं का नाम सामने आता है। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ने ही जन नायक को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर इस पहल का स्वागत किया है, इस कदम का स्वागत किया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद बिहार के सीएम ने जो पहला संदेश दिया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं था, लेकिन दूसरे संदेश में नीतीश कुमार ने उनको भी धन्यवाद दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। केंद्र सरकार का यह निर्णय अच्छा है। कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। हम हमेशा से ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं। वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। आरजेडी नेता लालू यादव ने फैसले के बीच केंद्र सरकार का डर बताया और लिखा कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक की आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। और कहा यह जा रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद से ही जो अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों के बीच लगातार बयानबाजी भी हो रही है। बिहार में एक बार फिर ओबीसी वोट बैंक की दावेदारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आरजेडी ने इस सम्मान को जाति जनगणना से जोड़ा। इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है उस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। वहीं बीजेपी ने सवाल किया कि जननायक को सम्मान देने का ख्याल जेडीयू और आरजेडी को पहले क्यों नहीं आया। नीतीश जी भी 13 से 15, 16, 17 तक 13 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके गोद में खेलते रहे, क्यों नहीं दिला दिए। लालू यादव बरसों से कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, क्यों नहीं दिला दिए। ये कांग्रेस केवल गांधी परिवार छोड़ के किसी को सम्मान नहीं दिया।